हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा जो लास्ट ऑपरेटर्स है मिसलिनियस ऑपरेटर। दोस्तों, एक्चुअली में ये कोई टाइप नहीं है। जैसे कि हमने शुरू से टाइप पढ़ रहे हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर है ना, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सभी टाइप है जिसके अंदर खूब सारे आते हैं हमारे पास। अब होता ये है कि कुछ ऑपरेटर ऐसे बच गए हैं, ठीक है, जो किसी टाइप में फिट नहीं हो रहे, है ना। तो हमने क्या किया, उन सारे टाइप्स को मिलाकर, जो सारे जो छोटे छोटे ऑपरेटर बच गए थे उनको मिलाकर एक कैटेगरी में रख दिया, जिसको हमने नाम दिया मिसलिनियस ऑपरेटर। तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के मिल जाएंगे, मतलब सेम प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी सारे ऑपरेटर्स में, कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास में मिसलिनियस ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह से प्रोग्रामिंग में काम में लिए जाते हैं। तो हमारे पास में दोस्तों 5-6 ऐसे मिसलिनियस ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग जनरली काम में लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। पहला जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, पहला जो ऑपरेटर है दोस्तों, उसको हम लोग कहेंगे कॉमा ऑपरेटर। ठीक है, कॉमा ऑपरेटर। अब ये कॉमा ऑपरेटर करता क्या है, ये वाला कॉमा जब लगाता है ना, ये करता है क्या है? तो दोस्तों, ये जो कॉमा ऑपरेटर है इज यूज टू सेपरेट टू एंटिटी, ये दो एंटिटी को सेपरेट करता है। ठीक है, तो इसका कोई बड़ा काम नहीं है, इसे ये बताता है कि भाई दो एंटिटी आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड है। कैसे और कब काम में लेते हैं उसको देखिएगा। जैसे मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ इंट ए कॉमा बी, तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई करता है कि एक एंटिटी तो ये रही हमारी और दूसरी एंटिटी ये रही। इस तरह से ये जो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, अगर मैं कॉमा हटा दूं यहाँ से तो ये बन जाएगा सिंगल वेरिएबल बनने की कोशिश करेगा, है ना। तो हमारे पास में यहाँ पे एक एरर आ जाएगी कि यार ये तो एक सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल के नाम के बीच स्पेस आ रहा है, जो कि एक एरर होती है। तो आपके पास में यहाँ एरर आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अगर ऐसा लिखेंगे तो ये ओके है, क्योंकि हमारे पास में ये ए और बी जो है वो एक सिंगल नाम बन गया ए बी। ठीक है, अब ये वेरिएबल का नाम बन गया। अगर आपको दो वेरिएबल बनाना है तो आप लोग यहाँ पर कॉमा यूज करेंगे, तो हमारे पास में यहाँ पर कितने वेरिएबल बन जाएंगे, दो वेरिएबल बन जाएंगे। तो कॉमा का मेन पर्पस क्या है, कॉमा का मेन पर्पस है कि हमारे पास में जो एंटिटी होती है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो वैल्यूज हो, उनको सेपरेट करना। अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल की। ठीक है, तो वेरिएबल किस तरह सेपरेट हुए, अब देख लेते हैं कि वैल्यू किस तरह से सेपरेट होती है। तो दोस्तों मैं ऐसा लिखता हूँ, सपोज कीजिए मैंने लिखा a इक्वल टू 2,3,4। तो यहाँ पर ये तीन अलग अलग वैल्यू मानी जा रही है। ठीक है, तो तीन सेपरेटेड वैल्यू है और हम लोग जानते हैं कि हमारे वेरिएबल में केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो ये क्या करेगा, इस दो को a में डाल देगा, बाकी ये दो सेपरेटेड वैल्यू को कुछ नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से कॉमा हटा दूं तो ये बन जाएगा 234, मतलब 234। तो ये 234 एक वैल्यू बन गई। तो कॉमा का कोई ज़्यादा मतलब उसको समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि कॉमा को कैसा यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है। और जो बिगिनर्स है उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हम लोग वेरिएबल को कैसे सेपरेट करेंगे और वैल्यूज को कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशनल है तो आपको ये पूरा पता ही होगा किस तरह से वर्क होता है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे ऑपरेटर की तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार है। दूसरा ऑपरेटर होता है दोस्तों एंड। तो ये जो है ये हमारे पास में बिटवाइज एंड के जैसा दिखता है। ठीक है, तो बिटवाइज एंड हमने पढ़ा था कि बिटवाइज जो एंड होता है, ठीक है, बिटवाइज एंड वो भी इसी तरह से लिखा जाता है, वो भी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन बिटवाइज जो एंड होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, बाइनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब है कि आपको बिटवाइज अगर एंड यूज करना है तो आपको कोई भी एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, देन आपको बिटवाइज ऑपरेटर काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका है बिटवाइज ऑपरेटर और ये काम करेगा वैल्यू के साथ में भी और वेरिएबल के साथ में भी। तो यहाँ पर आप दो वैल्यू देंगे, ठीक है, दो वैल्यू इस तरह से दे दीजिए तो भी ओके है, और अगर आपने दो वेरिएबल दिए हैं ए और बी तो भी ओके। क्लियर है, तो ये तो हुआ बिटवाइज। अगर मैं इस एंड को, अगर इस एंड को मैं पहले लिखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखता हूँ 5 या सॉरी ए एन, तो ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर है। और ये वाला ऑपरेटर जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो ये जो रेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है दोस्तों, ये हमारे पास में होता है यूनरी फॉर्म में। ठीक है, इट इज एन यूनरी ऑपरेटर। ये कैसा ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, इसको लिखते कैसे, आपको यूनरी ऑपरेटर पता है कि सारे यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को छोड़कर जितने भी यूनरी ऑपरेटर हमने पढ़े हैं वो हमेशा पहले लिखे जाते हैं वैल्यू के। इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है ना, डी नहीं कहलाएगा, सिर्फ रेफरेंसिंग ऑपरेटर। हाँ, अगर मैं इसको ए के पीछे लगाऊं तो ये बन जाएगा दोस्तों हमारे पास में बिटवाइज एंड। क्या बन जाएगा, बिटवाइज एंड, जो कि बाइनरी ऑपरेटर है और वो आपसे एक सेकंड वैल्यू की एक्सपेक्ट कर रहा होगा। अगर आप नहीं देंगे सेकंड वैल्यू तो दे देगा एरर।
तो ध्यान से सुनिएगा, सिंबल एक जैसे ही है, मतलब एक ही सिंबल को हमने दो रंग से अलग अलग काम में लिया है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने बात करी थी कि प्लस जो है वो प्लस भी बनता है यूनिट का और ये एडिशन का भी काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका काम क्या है। ठीक है, इसका काम देख लेते हैं हम लोग, ये काम करता क्या है और किस तरह से ये काम करेगा। दूसरी चीज इसके बारे में कि ये जो एंड ऑपरेटर है ये हमेशा किसी वेरिएबल के साथ ही अप्लाई होता है, लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अगर आपने किसी नंबर के साथ इसको अप्लाई किया तो ये दे देगा एरर। आपको सिर्फ एक वेरिएबल के साथ इसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपको वेरिएबल को बनाना है, ठीक है, उसके बाद में उसके साथ में अप्लाई करना है। तो ये है हमारे रेफरेंसिंग ऑपरेटर की एक छोटी सी और प्रॉपर्टी कि इसको काम करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों। इसको काम करने के लिए अगर मैं इसका सिंटेक्स देखूं तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेरिएबल नेम। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है। फिर इसको काम करने के लिए हमेशा वेरिएबल चाहिए, अगर आपने वैल्यू दी तो एरर है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ। जैसे आपने लिखा इंट ए, तो एंड ए इज पॉसिबल बट एंड 5 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एंड के बाद अगर हम लोग किसी नंबर के साथ में यूनिटरी ऑपरेटर जो हमारा रेफरेंसिंग ऑपरेटर है एंड, अगर उसको लगाते हैं तो एरर आती है। अब ये करता क्या है, ये आपको उस वेरिएबल के बारे में ये जानकारी देगा कि वो वेरिएबल कहाँ बना हुआ है, मतलब उसकी लोकेशन आपको देगा, उसका एड्रेस आपको देगा। इसी वजह से इसको हम लोग एड्रेस ऑफ वेरिएबल भी कहते हैं, या सॉरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो यही होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो इसको हम लोग एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है एक एड्रेस किसका, वेरिएबल का। कैसे अब उसको समझना है, इसको हम लोग कैसे काम करेंगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमने दोस्तों एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 5। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है जिसका नाम a है, हम लोग जाएंगे मेमोरी में a बनाएंगे। a बनेगा 4 बाइट का क्योंकि हमने लिखा int। ठीक है, हो सकता है कि आपके सिस्टम पर ये 2 बाइट का बन जाए, वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इंट की साइज जो है वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करती है। अगर सिस्टम ये आपकी जो मशीन है, जो सिस्टम है वो 32 बिट का है तो आपके पास में इंट की साइज 4 बाइट आएगी, और अगर 16 बिट का है तो 2 बाइट आएगी। तो मैं मान के चलता हूँ मैं अभी लेटेस्ट मशीन काम में ले रहा हूँ, लेटेस्ट सिस्टम काम ले रहा हूँ, लेटेस्ट कंपाइलर काम में ले रहा हूँ, तो ये हमारे पास में कितने का बनेगा, 4 बाइट का बनेगा। तो हमारे पास 4 बाइट है। इन चारों बाइट के एड्रेसेस होते हैं दोस्तों, चारों बाइट के एड्रेसेस होते हैं। जैसे कि मैंने इसको बोला कि 100, 101, 102, 103, ये 4 एड्रेसेस है। तो जैसे वेरिएबल बन जाता है, और वेरिएबल बनाने की जिम्मेदारी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वेरिएबल को डिजाइन कर लेगा मेमोरी के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसका जो एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस जो है, मतलब तीनों काम, ये जो 3 है वो काम के नहीं हमारे, हमें केवल उसका स्टार्टिंग एड्रेस से मतलब होता है। तो ओएस क्या करेगा, इसका जो भी स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एंड ए में डालेगा, और एंड ए वापस प्रोग्राम में सप्लाई कर दिया जाता है। इसका मतलब है अगर मैं प्रोग्राम में आकर लिखता हूं printf ए, तो ए तो रिप्रेजेंट करेगा उसकी वैल्यू को, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, वैल्यू को। अगर हम लोग लिखते हैं एंड ए, तो एंड ए रिप्रेजेंट करेगा ए का एड्रेस, मतलब ए को मेमोरी में कहाँ बनाया गया है उसका एड्रेस हमें मिल जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, ये ए, ये एक वैल्यू है, और वैल्यू किस तरह की, भाई इंटीजर वैल्यू, तो हमें %d कहाँ में लेना पड़ेगा। अगर वहीं आप लिखते हैं दोस्तों एंड ए, ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ एंड ए, तो ये देगा उसका एड्रेस, क्या देगा, उसका एड्रेस देगा। और एड्रेस के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, एक्स, चाहे तो एक्स स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। एक्स इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ओके, अब चाहे तो यहाँ पर आप लोग एक्स के साथ में मतलब एक्स की प्लेस पर आप %p का भी यूज कर सकते हैं, p फॉर पॉइंटर। तो आपके यहाँ पे एक्स यूज कीजिए, p यूज कीजिए, तो आपको उस लोकेशन का एड्रेस मिल जाएगा। तो ये है हमारे पास में क्या दोस्तों, ये है हमारे पास में रेफरेंसिंग ऑपरेटर, जिसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहा जाता है, और ये हमारे पास में वेरिएबल का एड्रेस डिनोट करता है, एड्रेस बताता है कि एड्रेस क्या है। ठीक है, तो इसका इतना सा यूज है। हाँ, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर नाम का टॉपिक, उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आ जाती है इस ऑपरेटर की, क्योंकि यहीं से सारा काम किया जाता है। पॉइंटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का जो एड्रेसेस है उसी पर वर्क करता है। तो उस केस में हम लोग बहुत अच्छे प्रोग्राम बना सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास में ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिससे आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेट में करके बता सकता हूँ कि एंड ए का पर्पज़ क्या है और एंड ए किस तरह से काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे ऑपरेटर की, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार, है ना, स्टार से दिखाते हैं, या आप कह सकते हैं उसको एस्ट्रिक बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इससे कहा जाता है दोस्तों डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। क्या कहा जाता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो ये क्या करता है,
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है एंड वाला वो एड्रेस बताता है और उस ये क्या करेगा, उस एड्रेस से वैल्यू बताएगा आपको, क्या बताएगा, वैल्यू। तो इसको हम लोग डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर या पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, तो उसके दो नाम हैं, कैसे काम करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं, इसका पहले सिंटेक्स बता देता हूँ मैं दोस्तों। इसका जो सिंटेक्स है दोस्तों, यहाँ हम लोग लिखेंगे स्टार और यहाँ हमारे पास में एड्रेस होना चाहिए, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ठीक है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल होना जरूरी है, तभी इसके साथ में प्रॉपर्ली काम कर पाएगा। कैसे काम कर पाएगा तो देखते हैं किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो हमने लिखा सपोज करो इंटीजर ए इक्वल टू 5, तो हमारी मेमोरी में ए बना, ए के अंदर वैल्यू 5 गई और उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो एंड ए में चला गया। मान लेता हूँ वो स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, क्या है 100। तो अगर हम लोग उसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया दोस्तों ये क्या, आप कहेंगे सर ये तो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपके पास एड्रेस है तो आप इसके साथ में डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसका आगे डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे तो ये बन जाएगी वैल्यू, क्या बन जाएगी, पूरी वैल्यू को डिनोट, मतलब ये वैल्यू से बनाता है एड्रेस, इस एड्रेस से हमने वापस क्या बना ली, वैल्यू बना ली। तो यहाँ आपके पास क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी, और क्योंकि वैल्यू जो है वो 5 है इसलिए हम लोग %d लगाएंगे और आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 5 मिलने वाला है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार लगाएं, आप इसको कितनी बार भी लगा सकते हैं। जैसे ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। प्रिंट एफ, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, आपके कैसे वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, एंड ए एड्रेस रिप्रेजेंट करता है। हमने वापस को वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, इस वैल्यू को हमने एड्रेस में कन्वर्ट कर दिया, उस एड्रेस को हमने वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। तो अल्टीमेटली ये इस तरह से काम करता है, ए वैल्यू है, एंड ए एक एड्रेस है, एंड ए स्टार है ना ये वाला, ये पूरा पूरा एक वैल्यू है। इस पूरी वैल्यू का हमने क्या बना दिया, एक एड्रेस बना दिया, और इस पूरे एड्रेस का हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया एक वैल्यू। तो वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पर %d लिखेंगे और हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 5। मतलब आप मल्टीपल टाइम भी इसको अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये तो है हमारे पास डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। साथ ही साथ दोस्तों इसका यूज हम लोग करते हैं पॉइंटर को बनाने के लिए भी। ठीक है, तो इसके दो यूज है, एक तो हमारे पास में डीरेफरेंसिंग वाला है, दूसरा ये पॉइंटर ऑपरेटर्स को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका यूज है पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए, पॉइंटर को बनाने के लिए। कैसे बनाने के लिए, तो आप जब ऐसा लिखते हैं इंटीजर p, तो ये एक वेरिएबल बनता है, ठीक है, जो एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। और जैसे आप इसका आगे लिखते हैं स्टार एस्ट्रिक p, तो यहाँ पर p जो है वो एक पॉइंटर बनेगा, p क्या बनेगा, पॉइंटर बनेगा। और पॉइंटर की खास बात ये होती है कि पॉइंटर वैल्यू नहीं पकड़ते हैं, पॉइंटर पकड़ते हैं एड्रेस। क्या पकड़ते हैं, पॉइंटर एड्रेस पकड़ते हैं। तो अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आप पॉइंटर नहीं बना पाएंगे। इसी वजह से स्ट्रिक को हम लोग पॉइंटर ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज पॉइंटर बनाने के लिए भी किया जाता है। पॉइंटर नॉर्मल वेरिएबल से थोड़े से हटके होते हैं, वेरिएबल वैल्यू स्टोर करते हैं जबकि पॉइंटर एड्रेस स्टोर करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्यूचर में हम लोग पॉइंटर करने वाले हैं और पॉइंटर सी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या है, कैसे काम करेंगे, वो हम लोग फ्यूचर में करेंगे। तो ये था हमारा डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर। अब हम लोग चौथे ऑपरेटर की बात कर लेते हैं, और ये जो ऑपरेटर है इसको हम लोग कहते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, तो ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर करता क्या है, ये आपको बताता है कि आपका जो वेरिएबल है या कोई पर्टिकुलर डेटा टाइप्स है तो वो कितने बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, हमारी मेमोरी के अंदर। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये आपको बताता है साइज। क्या बताता है ये, साइज ऑफ वेरिएबल। जब वेरिएबल बनेंगे या फिर जब आप इसके अंदर टाइप लिखेंगे तो ये बताएगा उस टाइप के बिहाफ पर वेरिएबल की साइज क्या बनेगी। ठीक है, तो आपको ये क्या बताता है, ये बताता है साइज। ठीक है, ये जो साइज आपको बताएगा वो बताएगा साइज इन बाइट। ये आपको बताता है कितने बाइट में बनेगा, ये बिट में नहीं यहाँ से देगा, यहाँ से देगा बाइट में। पहली चीज तो ये। दूसरा, जब ये आपको रिजल्ट देता है, जैसे कि ये कहेगा 1 बाइट 2 3 4, तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 4, जो उसका काम करने के बाद में जो ये बता रहा है कि भाई मैंने 2 बाइट ली है 3 बाइट ली है, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगी आपको x बाइट। ठीक है, क्या मिलेगी, x बाइट। अब ये जो x है ये आपके पास में होता है अनसाइंड इंटीजर। क्या होता है, अनसाइंड इंटीजर। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देता है x बाइट, और x क्या है, एक अनसाइंड वैल्यू है। ठीक है, जैसे 5, तो 5 क्या है, अनसाइन है, मतलब जो 5 मिल रहा है हमें ना तो वो नेगेटिव का है ना वो पॉजिटिव का है, वो सिर्फ एक साइज है। क्या मतलब है मेरे कहने का, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
हमने लिखा दोस्तों प्रिंट एफ, ठीक है। चलो मैं इसे एक वेरिएबल के साथ से समझा देता हूं आपको, इंटीजर a इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ साइज ऑफ और आगे लिख देंगे इसका हम लोग टाइप, क्या लिख देंगे, टाइप बोले तो ए, मतलब किस वेरिएबल की हमें साइज देखनी है। तो ये आपको बता देगा कि इस एक वेरिएबल की साइज कितनी है। अब ए वेरिएबल साइज कितनी होगी वो डिपेंड करेगी इसके डेटा टाइप पर, ठीक है। तो क्योंकि मेरे मशीन के अंदर इंट की साइज 4 बाइट होती है, इसीलिए हमारे इस ए की साइज भी क्या होगी, 4 बाइट। तो जब ए बनेगा मेमोरी में तो ए बनेगा 4 बाइट लॉन्ग, 4 बाइट का बनेगा ए, ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू का डाल देंगे 5। तो आपको ये बताएगा कि ए की साइज कितनी है, ये कहेगा भाई ए की साइज क्या है, 4। जो इसने ये 4 लौटाया है दोस्तों, वो प्लस का 4 नहीं है, ना ही वो नेगेटिव का 4 है, ये सिर्फ एक 4 नंबर है, मैग्नीट्यूड है, इसके साथ में साइन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अनसाइन। क्या बोलते हैं, अनसाइंड। तो ये एक अनसाइन वैल्यू है, और अनसाइन वैल्यू के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या लगाते हैं, यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू। तो यहाँ पर यू लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। आप चाहे तो डी लगा सकते हैं, आपको भी 4 मिल जाएगा। लेकिन जब आप लोग डी लगाएंगे %d, तो डी क्या करता है, इस अनसाइन वैल्यू को साइन में कन्वर्ट करता है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि इसको हम लोग साइन के अंदर प्रिंट करें, ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। इसी वजह से ये प्रोग्राम चल तो जाएगा, एरर भी नहीं आएगी, लेकिन उसकी पोर्टेबिलिटी पे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर क्या यूज करें, अनसाइंड यू। क्या यूज करें, यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में हम लोग यू एग्जैक्टली यू यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये जो साइज देता है अनसाइंड इंटीजर, वो देता है लॉन्ग की फॉर्म में, मतलब ये आपको लॉन्ग इंटीजर देता है, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर देता है आपको, लॉन्ग इंटीजर। इसका मतलब हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा LU, ये सबसे अप्रोप्रिएट होता है। आप यू के साथ भी प्रिंट कर सकते हो, आप डी के साथ भी प्रिंट कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो उनके साथ में अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर जो ये वैल्यू जनरेट हो रही है, ये जो है वो अनसाइंड इंटीजर की जगह, जो एग्जैक्ट मैं अगर बताऊँ आपको, तो ये अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर है, और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर के लिए हमने पढ़ा था कि LU लगाया जाता है। तो आप साइज ऑफ जब भी यूज करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, LU। LU का मतलब होता है लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर, ठीक है। नाउ तो एक तो चीज ये होगी कि हम लोग इसको इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल के साथ में। आप यहाँ पर सीधा टाइप भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, टाइप। तो मैं यहाँ लिखा टाइप इंट। तो मेरे केस में, मेरे सिस्टम पर साइज जो है इंट की 4 होती है, इसलिए आपको यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 4। क्या मिलने वाला है दोस्तों, 4 मिलने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम लोग यहाँ पर टाइप लिखते हैं या वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो वो बता देगा कि उस वेरिएबल का नाम या टाइप की साइज कितने बाइट में आ रही है, ठीक है। वो जो साइज बता रहा है x बाइट, वो x जो है वो अनसाइंड लॉन्ग इंट है, इसीलिए हम लोग हमेशा LU का यूज करेंगे। डजंट मैटर कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। मतलब काफी लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और से बताता हूँ, मैंने देखे हैं स्टूडेंट को ये करते हुआ, कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट। क्या लिखेंगे, फ्लोट, और वो यहाँ पे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, F लगा देंगे। मैं जब हमसे पूछते कि भैया F क्यों लगाया, तो कहते हैं सर यहाँ पर फ्लोट है। अरे फ्लोट की बात नहीं है, अब याद देखिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसका रिजल्ट आएगा फ्लोट की साइज, जो कि होती है 4। क्या होती है, 4 होती है। तो एक्चुअली में आपको 4 इसके लिए लगाना है यहाँ पर, क्योंकि 4 यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो एक अनसाइंड लॉन्ग इंट है, इसलिए हम लोग LU लगाएंगे। इसका मतलब साइज ऑफ आपको हमेशा अनसाइंड लॉन्ग इंट ही देगा। मतलब ये आपका जो साइज ऑफ है वो कभी पॉइंट में वैल्यू कभी नहीं देगा, ऐसा नहीं दे सकता ये वैल्यू की 2.5 बाइट या 6.6 बाइट है ना। ये आपको एक एग्जैक्टली एक इंटीजर देगा, वो भी अनसाइन की फॉर्म में 5 6 7 2 3 ऐसा कुछ देगा। इसीलिए चाहे आप यहाँ पर फ्लोट यूज करें, चाहे यहाँ पर डबल यूज करें, इसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं लगाते कि हमने यहाँ पर क्या लिखा है। हम इसके अकॉर्डिंग ये लगाते हैं कि भैया यहाँ से क्या जनरेट हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये फाइनल किया जाता है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इसी वजह से काफ़ी स्टूडेंट, मतलब आप मान के चलो कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे यही गलती करते हैं, ठीक है। तो अपन को ये गलती दोबारा नहीं करनी है, करेंगे तो आपका आउटपुट में दिक्कत आएगी, एरर आएगी। यहाँ तक ठीक है। तो ये तो है साइज ऑफ की कुछ बातें। एक दो बात और बता देता हूँ साइज ऑफ की, कि साइज ऑफ में और क्या क्या प्रॉपर्टीज छुपी होती है। अब दोस्तों ये साइज ऑफ है, अगर आपने इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट पास किया जिसकी साइज नहीं होती, जिसकी साइज नहीं होती, तो वो दे देगा एरर। कैसे, सपोज कीजिए आपने लिखा प्रिंट एफ %LU, और आपने यहाँ पे लिखा दोस्तों साइज ऑफ आपने लिखा इफ। अब ये इफ कीवर्ड जो है इसकी कोई साइज नहीं होती, तो अगर आपने ये साइज ऑफ के अंदर लिख दिया है तो यहाँ पर आंसर में क्या आ जाएगा,
कि सर यहाँ मिल जाएगी, हमें एक एरर मिल जाएगी, क्योंकि आप जिसकी साइज निकाल रहे हो उसकी साइज तो होती नहीं है। एफ की कोई साइज नहीं होती, 4 ये जो कीवर्ड्स है इनकी कोई बाइट साइज नहीं होती। तो साइज के लिए जरूरी है कि हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप लिखें, और डेटा टाइप हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। आप इनको लिखिएगा, आप अपनी मशीन के लिए डेटा टाइप की साइज चेक कर सकते हो। साइज ऑफ का मेन पर्पज तो वही होता है कि आपकी मशीन पर डेटा टाइप की साइज क्या होती है। तो इसका जो पर्पज है, ठीक है, वो पर्पज आपको क्लियर हुआ होगा। इसका पर्पज है आपको जस्ट फाइंड करना है, फाइंड साइज ऑफ डेटा टाइप, साइज ऑफ डेटा टाइप इन योर मशीन। आपके मशीन पर डेटा टाइप के साइजेस क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए। तो दोस्तों डेटा टाइप के जो साइजेस है वो मशीन टू मशीन वेरी करती है, जैसे कि इंट की साइज कभी 2 होती है, कभी 4 होती है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि आपकी मशीन पर साइज क्या है, तो उसके लिए ये बनाया गया है। हाँ, अब कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती है जिसमें डेटा टाइप की साइज कभी भी वेरी नहीं करती मशीन टू मशीन, तो वहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर मिलेगा ही नहीं। तो उसका एक ही पर्पज़ है, ये चेकआउट करना कि आप जिस मशीन के लिए बना रहे हैं उस मशीन की साइज़ कितनी है। अगर आपको देखना है तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से साइज़ को, ठीक है। तो ये तो उसका हो गया पर्पज़। जैसे कि मुझे चेक करना कि मेरे मशीन पर इंट की साइज़ क्या रहती है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इंट लिख दूंगा, तो वो मुझे बता देगा मेरे मशीन की जो साइज़ आएगी, या तो आएगी 2 बाइट या आएगी 4 बाइट, ठीक है। तो आंसर आने वाला है 2 या 4, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग वगैरह भी पास करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग एलिमेंट लिख रहे हैं उसकी साइज फिक्स नहीं है कि 2 4 ये होगी, या हमारे पास में कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे बहुत बड़ा कोई हमने स्ट्रिंग ले लिए तो ये उसकी साइज भी बता देगा। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे पास इस एलिमेंट की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि एलयू उसको टैकल नहीं कर पाता, ठीक है। वापस ध्यान सुनिएगा, C99 के अंदर ये ऑप्शन दे रखा है साइज अंडरस्कोर टे के लिए। तो कुछ साइजेस आप यूँ समझिएगा, कुछ साइजेस इतनी बड़ी होती है कि जिसके लिए ये कन्वर्जन स्पेसिफायर सूटेबल नहीं होता। तो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा साइज आ रही है, ठीक है, तो आप वहाँ पर एक नया कन्वर्जन स्पेसिफायर काम में ले सकते हैं। वो है हमारे पास में %ZU। क्या है? %ZU। ये दोस्तों बहुत ही रेयर लोगों को पता होता है। %ZU के बारे में बहुत ही रेयर लोगों को पता है। इसी वजह से ये कैंपस जैसे इन्वायरमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ %Z। आप कहेंगे सर %Z जो है वो साइज ऑफ के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं, और जब हम लोग ये मान के चलते हैं कि साइज ऑफ ऑपरेटर जिसकी साइज निकाल रहा है उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है जिसको %LU टैकल नहीं कर पाता, तो वहाँ के लिए हमने लिया ये। तो ये अभी लेटेस्ट जो वर्जन है सी के उसी में आपको मिलेगा, पुराने वर्जन में आपको ये %Z नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप टर्बो वर्बो में चला के मत देखिएगा, नहीं इशू आएगा। तो अगर आप इसके अंदर कोई छोटी साइज भी प्रोवाइड कर देते हैं लाइक दिस वन, साइज ऑफ इंट की साइज तो 4 बाइट है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा, कोई इश्यू नहीं है, आपको आंसर दे देगा। तो अगर आपको पता ही नहीं कि यहाँ पर किस एलिमेंट के आप लोग साइज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ZU का भी यूज कर सकते हैं। हाँ, आपको क्लियर है क्या है, मुझे सिर्फ इंट जैसे की साइज निकालनी है, तब तो आप LU लगा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ अगर छोटा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी साइज भी आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए ZU की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और अगर आप लोग किसी की साइज चेक करना चाहते हैं स्ट्रिंग की वगैरह वगैरह की, तो आप %ZU का यूज करें, क्योंकि कई बार ऐसी होती है हमारे पास वैल्यू कि हमें पता ही नहीं होता कि उसकी साइज कितनी बड़ी आने वाली है। उस केस में अगर LU लगाएंगे तो आंसर दिक्कत आ सकती है कभी कभी। तो अगर आप इसको सेफर चलना चाहते हो, पोर्टेबिलिटी को भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो आप ZU का यूज कीजिएगा, आपको बहुत ही एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर। हाँ, इसमें एक और चीज आती है दोस्तों, वो क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये जो साइज ऑफ होता है ना, साइज ऑफ ऑपरेटर, इसके आगे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, printf साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट, और हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ZU। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4। अब आप कहेंगे इसे ब्रैकेट लगाने से फायदा क्या है। दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, अगर कोई एक्सप्रेशन है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसा कुछ निकालना हो, आप देखना चाहते हो कि इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या आने वाला है। मेरे पास 2 वेरिएबल I और J है,
ठीक है, मान के चलता हूँ i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है। मैं चाहता हूँ कि जब 1 + 2 हो जाए तो वो एक नया जो साइज आएगी, नया जो 3 आएगा, 3 रिजल्ट, उसकी साइज कितनी आने वाली। जैसे मान लेता हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ लिखा हुआ है 5 और 6, तो 5 और 6 का रिजल्ट क्या आएगा 30। 30 की साइज हमें यहाँ पर पता लगानी है, हमारे दिमाग में ये है। और या फिर अगर हम लोग कहते हैं ये बहुत ही बड़ा, जैसे कि 10 लाख इंटू 10 लाख, तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है 10 लाख इंटू 10 लाख, तो एक बहुत बड़ा साइज आने वाली है। तो हम लोग ये सोच कर करते हैं कि ऐसा। पर अगर इस केस में अगर आपने नहीं लगाया, एक्सप्रेशन है, इस केस में अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आप जानते हो आपको क्या आंसर मिलने वाला है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, कि क्यों ब्रैकेट जरूरी हो जाता है जब हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं। और जब हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ डेटा टाइप है, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से एक्सप्रेशन आया तब हमें यूज करना है। मान के चलते हैं दोस्तों, हमारे पास एक वेरिएबल है आई, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 2, और एक है जे, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी है 3। ठीक है, फिर मैंने लिखा प्रिंट एफ, ठीक है, और हम लोग यहाँ पर %z का यूज कर रहे हैं, और हमने लिख दिया साइज ऑफ, ये एक ही वर्ड है ना, साइज ऑफ, ये अलग वर्ड नहीं है, ये सिंगल वर्ड, साइज ऑफ, ठीक है, और हमने लिख दिया आई प्लस जे, सॉरी आई थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा है, आई प्लस जे। तो जानते हो दोस्तों, ये चीज ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, इसको इस तरह से नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाए। तो एक्चुअली जानते हो ये चीज कैसे पढ़ी जाएगी, ये चीज पढ़ी जाएगी कुछ ऐसा, साइज ऑफ आई, ठीक है, प्लस जे, ये ऐसा पढ़ा जाएगा। तो जब आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो ये वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा पढ़ा जाएगा, जहां साइज ऑफ आई, पहले आई की साइज निकालेंगे, आई की साइज कितनी भाई 4 है, क्या है दोस्तों 4 है, क्योंकि आई क्या एक इंट है और मेरे यहाँ पर इंट की साइज 4 आती है, ठीक है, तो इसका आंसर आया 4। तो 4 + 3 कितना है दोस्तों 7। 7 को हमने यू के साथ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर आपको 7 मिलेगा, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग ब्रैकेट यूज कर लें, अगर हम लोग ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है पहले आपको ये परफॉर्म करना है। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 2, इसकी वैल्यू 3, 2 + 3 5। अब 5 की साइज क्या है, 5 एक इंटीजर है, उसकी साइज क्या है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 4 बाइट। तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस तब आ जाती है जब हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन हो, अदरवाइज आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो चलता है। लेकिन मैं ही आपको सजेस्ट करता हूं कि आप जब भी साइज ऑफ काम मिले, चाहे आप ऐसा काम मिले या सिंगल के साथ काम मिले या डाटा के साथ काम मिले या फिर एक्सप्रेशन साथ में, आप ब्रैकेट जरूर लगाइए, ताकि कहीं इसको मिस इंटरप्रेट नहीं हो जाए, ठीक है। आपने सोचा तो कुछ और था, निकला कुछ और, वो मतलब कंपाइलर तो कुछ और समझ लेगा। इससे बेटर अगर आप चाहते हो कि यार नहीं एकदम परफेक्टली काम चले, तो आपको हमेशा ब्रैकेट अप्लाई करना है। तो ये तो ही हमारी पूरी बात दोस्तों कि साइज ऑफ कैसे काम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, उसका नाम है टर्सनरी या हमारे पास में कंडीशनल ऑपरेटर। तो देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी का मतलब होता है दोस्तों 3 वैल्यू पर काम करने वाला ऑपरेटर। इसका मतलब इसको काम करने के लिए एटलीस्ट 3 ऑपरेंड चाहिए या 3 वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं टर्नरी। एक्चुअली में ये काम करता है क्या, ये कंडीशन जैसा काम करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो इसके 2 नाम है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। किसी ऑथर ने अगर टर्नरी बोला है और किसी ऑथर ने इसको कंडीशनल बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स मतलब उसको लिखते कैसे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कंडीशन, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम लोग एक और चीज लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रू पार्ट। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू पार्ट। फिर लगाएंगे कॉलन, फिर इसको बोलेंगे फॉल्स पार्ट। तो ये इसके लिखने का तरीका है, ये इस वे से लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 3 पार्ट है हमारे पास में, पहला है कंडीशन, दूसरा है ट्रू पार्ट और तीसरा है फॉल्स पार्ट। तो जो कंडीशन है ये आपको किसी भी फॉर्म में दिखाई दे सकती है, कुछ भी लिखा जा सकता है यहाँ पर दोस्तों। आप इसका ये नहीं सोचेंगे कि कंडीशन का मतलब लेस देन ग्रेटर देन होता है। कंडीशन का मतलब कोई भी एक चीज, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमेशा 1 बोले तो ट्रू और 0 बोले तो फॉल्स आएगा, ठीक है। आप यूँ कह सकते हो कि कंडीशन सर कोई ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन या कोई भी ऐसा कोई वैल्यू, कुछ भी ऐसा जो कि आपको 1 0 दे जाए, क्या दे जाए, आपको 1 0 दे जाए या ट्रू फॉल्स दे जाए, वो हमारी कंडीशन कहलाती है। तो जनरली जब हम लोग पढ़ाते हैं इसको तो सर कहते हैं सर कंडीशन तो लेस देन वाली होती है, ग्रेटर देन वाली होती है। ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ एडिशन करूँ,
ठीक है, और ये प्लेस अगर कंडीशन की है तो एडिशन करने के बाद में भी वो अल्टीमेटली एक कंडीशन बनेगा। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि मैं यहाँ पर अगर किसी चीज़ को कंडीशन बोलता हूँ तो वो चीज़ अल्टीमेटली 1 0 में ही कन्वर्ट होती है या फिर ट्रू फॉल्स में ही कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ से ट्रू निकला या 1 निकला, ठीक है, तो अगर यहाँ से 1 जनरेट हो रहा है तो हम लोग इस वाले पार्ट पर मूव कर जाएंगे, इस वाले पार्ट पर मूव कर जाएंगे। और अगर यहाँ से 0 जनरेट हो रहा है या फॉल्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, 0 का हम लोग फॉल्स बोल रहे हैं, तो 0 जनरेट हो रहा है यहाँ पर इस कंडीशन में, तो हम लोग इस वाले पार्ट पर जाएंगे और ये पार्ट हम लोग छोड़ देते हैं। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ पर 1 जनरेट हुआ तो ये पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे और ये पार्ट हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो हुआ इसका तरीका। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कंडीशन क्या होती है। नंबर 2, ये ट्रू पार्ट जो है यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी इक्वेशन लगा सकते हैं या कोई भी प्रिंटफ वगैरह कुछ भी लिखा जा सकता है। दोस्तों आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो। और जब ये ट्रू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है तब ये वाला पार्ट को हम लोग एस्केप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसी तरह से अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स निकली, 0 निकली, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये चीज़ आप लिख नहीं सकते। तो यहाँ पर जो भी लिख सकते हो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये वाला पार्ट उस समय छूट जाएगा। तो ये तो ही हमारे इसकी वर्किंग की, वर्क कैसे करता है उसको दिखाई कैसे देता है। चलिए इसके फटाक से हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट एफ। ठीक है, अगर मैं दोस्तों अगर आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछूं कि भाई इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो 3 है, 3 + 5 8 है, और 8 यहाँ पर जनरेट हुआ और 8 को ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसको टर्नरी के साथ देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया मैंने टर्नरी, यहाँ लिखा 5 + 3 और यहाँ लिख दिया 5 - 3 और कंडीशन मैंने दे दी उसको 1। क्या दे दिए? 1। अभी किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होता है। प्रिंटफ के अंदर हमेशा पहले वेरिएबल स्ट्रिंग को ही सॉल्व किया जाता है। पहले इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये परसेंटेज को आंसर प्रिंट करेगा। तो सबसे पहले इसको चेक करना है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसको चेक करेंगे क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आंसर है 1। 1 का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू है तो केवल हम लोग यही कंसीडर करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो 5 + 3 8 बन गया। अब ये जो 8 बना है वो ये % जो है उस 8 को प्रिंट करेगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए, नहीं हुआ तो एक और इसको एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और इसको देख लेते हैं किस तरह से करते हैं हम लोग। तो हमने लिखा यहाँ पर 5 + 3, ठीक है, और यहाँ कंडीशन मैंने लिखी है 0। क्या लिखी दोस्तों? 0 कर दिए। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इस कंडीशन को इवैल्यूएट किया जाएगा। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन पर जाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो 5 - 3 इसका आंसर है 2, और यहाँ पर केवल इस 2 को कंसीडर करेंगे। इस 2 के लिए हमने %d लिखा है तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से काम किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो कंडीशन लिखी हुई है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, यहाँ मैंने लिखा है 5 < 6। क्या लिखा दोस्तों? 5 < 6, 5 + 6 और यहाँ कर दिया 5 - 6। ठीक है, चलिए अब इसको करते सॉल्व। तो 5 - 6, 5 6 छोटा है, ट्रू या फॉल्स? आप कहेंगे सर ये तो ट्रू है। ट्रू है तो ये वाली चीज़ कंसिडर होगी और इसका आंसर 11 है, तो यहाँ से 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या प्रिंट हो जाएगा? 11 प्रिंट हो जाएगा इसका आंसर 11। ठीक, हाँ, अगर मैं ऐसा लिखता दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी लिख रहे हैं वो ट्रू फॉल्स में बदल रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखता 15 < 6, 15 6 से छोटा है, फॉल्स फॉल्स, तो ये वाला कंसिडर किया जाता है, उसका आंसर -1 आता है। परसेंटेज को के साथ प्रिंट करते तो आंसर हमारा -1 प्रिंट होने वाला था इस वाले केस में। ठीक है, चलिए और देख लेते कंडीशन क्या क्या हो सकती है। अब माना कि मैंने लिखा -200। अब आप कंफ्यूजन हो गया कि सर -200 क्या बनेगा, ट्रू बनेगा या फॉल्स बनेगा? क्योंकि बनना आखिर कंडीशन का मतलब है ये प्लेस कंडीशन का, इसका मतलब जो भी आप लिखेंगे अल्टीमेटली वो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होगा। तो -200 इसको क्या माने, तो हमने एक रूल पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी अगर नंबर पॉजिटिव है, चाहे वो हमारा इंटीजर हो चाहे वो रियल नंबर हो, या फिर कोई भी नंबर नेगेटिव है, तो जरूरत पड़ने पर इसको हम लोग 1 बोले तो ट्रू मानेंगे।
और जीरो को क्या मानेंगे हम लोग, जीरो को हम लोग मानते हैं जीरो, बोले तो फॉल्स। तो -200 को हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ वन कंसिडर करेंगे। वन का मतलब होता है ट्रू, ट्रू का मतलब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका आंसर 11 है, तो यहाँ से ये 11 को प्रिंट करेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो दोस्तों कंडीशन आपको कैसी भी दिखाई दे सकती है, ये हम लोग दिमाग से बिल्कुल निकाल लेते हैं कि कंडीशन हमेशा लेस देन ग्रेटर देन से होती है। कंडीशन मतलब एक ऐसी चीज जो आपको आंसर 0 1 में बना के देगी। तो यहाँ पर कंडीशन, इसका मतलब कुछ भी यहाँ पर मैं लिखूँ तो वो अल्टीमेटली 0 1 में बदलेगा। अगर वो किसी वजह से नहीं बदल पा रहा है तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, तो या हम लोग क्या लिख लेते हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, या हम लोग दोस्तों कुछ वेरिएबल भी लिख सकते हैं, वेरिएबल के कुछ नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने सपोज करो मैंने वेरिएबल बनाया है ऐसा, ठीक है, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ ऊपर जगह नहीं है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, लेकिन जगह नहीं तो इसमें नीचे लिख देता हूँ int a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6। ठीक है, ये जो लाइन है वो यहाँ ऊपर लिखी हुई, जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दी। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, सपोज करो 5, ठीक है, 5 का ले लिया मैंने नॉट, क्या ले लिया, नॉट, और यहाँ लिख लिया, सॉरी यहाँ पे ए लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ए। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया ए, और यहाँ लिख दिया मैंने बी। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन बनाऊँ या कोई एक्सप्रेशन बनाऊँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो आपको समझ में आ रहा है, जैसे आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वैसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे पड़ा जाएगा 5। अब ये जो है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और ये जो लॉजिकल नॉट है ये क्या करता है, जो भी अंदर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। तो अब अपन को देखना है कि अंदर की तरफ ये क्या बनेगा, 5 ट्रू या फॉल्स। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि जितने पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है उसको हम लोग ट्रू मानते हैं। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ऐसा बन गया ट्रू, या फिर आप इसको समझ लें कि 1 बन गया। ठीक है, अब 1 का उल्टा, 1 का रिवर्स क्या होता है, 0, तो ये बन गया 0। इसका मतलब अल्टीमेटली इसका आंसर एक 0 आ रहा है। 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब बी। तो यहाँ पर बी को कंसिडर किया जाएगा, और बी को हमने %d से प्रिंट किया है, तो आंसर क्या प्रिंट होगा, 6। तो दोस्तों ये तो था हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर। अब होता ये है कि हमारे पास सी के अंदर एक और ऑप्शन दे रखा है, वो है इफ एल्स। तो इफ एल्स जो है दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा ये काम करता है। तो प्रोग्राम के अंदर जहाँ भी हम लोग चाहें इफ एल्स भी काम में ले सकते हैं, और वहाँ पर हम लोग कंडीशनल भी काम में ले सकते हैं। लेकिन इफ एल्स को ज़्यादा हम लोग इसलिए प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसके थ्रू प्रोग्राम को लिखना और प्रोग्राम को मेंटेन करना, कोड को, वो ज़्यादा आसान रहता है। तो इसका यूज़ हम लोग जनरली बिल्कुल रेयर करते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको आंसर बताते हैं। अदरवाइज जो काम यहाँ पर हो सकता है वो काम हम लोग इफ एल्स से भी करा सकते हैं। और इफ एल्स ज़्यादा बेटर है जब हम लोग बात करते हैं कोड को मेंटेन करने की। उस केस में ये ज़्यादा सुटेबल नहीं रहता। जब कोड की मेंटेनेंस की बात की जा रही है तो ये काफ़ी कम काम आता है। तो ये इफ एल्स के इक्विवेलेंट होता है। इफ एल्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे इसमें हो रहा है, बट वो थोड़ा सा सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है इफ एल्स का, जो हमें काम में लेना होता है। अब इफ एल्स क्या है ये हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे ऑपरेटर अच्छे से कर लिए। ठीक है, तो हम चाहे तो क्या अभी हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, चलो एक बार। तो दोस्तों जो पहला ऑपरेटर है, ऑपरेटर वो है जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जो पहला ऑपरेटर था वो था अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल ऑपरेटर नंबर्स पर काम करते हैं और एक नई वैल्यू जनरेट करते हैं, जैसे 2+3, और एक नई वैल्यू जनरेट करते हैं। अब ये अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी दो तरह के होते थे, यूनरी अर्थमेटिकल और बाइनरी अर्थमेटिकल। बाइनरी के अंदर हमने पढ़ा था कि एडिशन जो कि ऐड करता है वो आपको पता होगा, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन में थोड़ा सा इशू आ सकता है क्योंकि डिवीजन जो है वो मैथमेटिक्स का अकॉर्डिंग नहीं होता। तो यहाँ इंटीजर का डिवीजन करेंगे इंटीजर के साथ में तो हमें इंटीजर आंसर मिलेगा, और रियल वैल्यू को अगर हम लोग रियल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रियल वैल्यू आंसर मिलने वाला है। और यहाँ एक और होता है मॉडुलस। मॉडुलस हमने देखा कि सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करता है, या किसी रियल नंबर के साथ काम नहीं करता। वहीं अगर हमने बात करी यूनिट प्लस और माइनस की, और साथ में हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूल आपको याद होना चाहिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, कि यूज पहले मतलब प्री आपको सॉल्व करना है, सारे के सारे प्री, देन आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है, देन आपको पोस्ट कोलन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी रिलेशनल ऑपरेटर की, और रिलेशनल ऑपरेटर हमने ये देखा था कि हमारे पास में दो कंपेरिजन भी हम लोग कर सकते हैं रिलेशनल के थ्रू, इसलिए इसको कंपेरेटिव ऑपरेटर भी कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर 6 तरह के होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये हमेशा आंसर जो आपको देंगे वो आंसर देंगे आपको ट्रू फॉल्स में। सी में ट्रू फॉल्स का मतलब होता है ट्रू को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम लोग फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा हर लैंग्वेज में हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसे जावा में ऐसा नहीं होता।
तो जावा में ट्रू फॉल्स अलग है और 1 0 अलग है, जबकि सी में दोनों सेम है। फिर हमने बात करी थी लॉजिकल ऑपरेशंस की और लॉजिकल ऑपरेटर की। तो फिर हमने देखे थे हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और एक लॉजिकल नॉट, जिसका हमने एग्जांपल भी दिया था। फिर हमने पढ़े थे बिटवाइज ऑपरेटर, जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। फिर हमने पढ़े थे असाइनमेंट ऑपरेटर, जहाँ सबसे ज़्यादा कॉमनली काम आने वाला असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके सारे पहलू हमने देखे थे कि भाई किससे क्या बन सकता है। उसके बाद हमने किया था ये मिसलिनियस ऑपरेटर, और मिसलिनियस ऑपरेटर के अंदर हमने दोस्तों सबसे पहले पढ़ा था कॉमा ऑपरेटर, जो किसी वैल्यूज को या फिर किसी भी एंटिटी को सेपरेट करता है। फिर हमने पढ़ा था रेफरेंसिंग, फिर हमने पढ़ा था डी रेफरेंसिंग, और फिर हमने पढ़ा ये कंडीशनल ऑपरेटर। फिर एक हमने पढ़ा था साइज ऑफ। ठीक है, तो हमने 4-5 हमने ये पढ़ लिए। नाउ यहाँ तक सारे ऑपरेटर हम लोग पढ़ चुके हैं सी में, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली काम में आते हैं, सबसे ज़्यादा यूज में किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला दोस्तों, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब हमारे पास में बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे कि 2 + 3 × 5 × 6 / 7, इस तरह का कोई बड़ी इक्वेशन है, तो इसमें तो प्लस माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, या आप ऐसा समझ लीजिए कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके अंदर अर्थमेटिकल और रिलेशनल आ रहे हैं, या अर्थमेटिकल और लॉजिकल आ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज होता है कि सर मेरे पास में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें अर्थमेटिकल भी है, लॉजिकल भी है, रिलेशनल भी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सा सोल्व करें? ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसको हम लोग नाम देते हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।